राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम है एक बार फिर स्वागत करूँ हूँ। तो और सुना दो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले हो क्या ज्ञान तारे। तो भाई आज की क्लास का मापी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है। आज की क्लास के अंदर आप ही कंप्यूटर के प्रश्न कराएंगे भाई, ठीक है। कंप्यूटर के कौन से प्रश्न कराएं आपने? मेरा कंप्यूटर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैं कितने नंबर का आना? कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आना है। कंप्यूटर क्या नंबर का आना है? 10 नंबर का आना है। और इन 10 के 10 नंबरों के अंदर से अपने कम मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 नंबर ही आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, कटवाने उससे फालतू नहीं कर सकते, ठीक है। आज की क्लास का मैं आपके टॉप जो 50% है कंप्यूटर के वो करवाऊंगा, जो कि आपके दिल्ली पुलिस जो अभी हेड कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हुआ था अभी पीछे इसी साल के अंदर, ठीक है, शायद जनवरी के अंदर हुआ था, पिछले साल के अंदर था हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न आए थे टॉप 50 वो सारे के सारे आपको आज की क्लास के अंदर करवा दिए। और इन प्रश्नों की पीडीएफ है वो अपना जो टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षरों में ARGT J टारगेट नाम, तो उधर आपको इन प्रश्न की पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। 90,000 सब्सक्राइबर पाएंगे, उसको ज्वाइन कर लेना भाई। अब देखो पहला प्रश्न क्या आपका, MS एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब में हाइड ऑप्शन मौजूद होता है। जो MS एक्सेल है, एक्सेल का मतलब जो समझते हो, देखो आपको दिखाता हूं मैं, ये रहा, ये आपका MS एक्सेल जिसके अंदर इस टाइप से टेबल बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछा है भाई, रिबन बार के अंदर, रिबन बार पता कौन सा था आपको? पहले तो चीज की नॉलेज होनी चाहिए, रिबन बार होता कौन सा है। ये जो होता है ना, ये जैसे ये ऊपर वाले जो ये है, इसको रिबन बार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। आपको पता है किसी भी चीज की अगर शुरुआत करते हो तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास? रिबन आता है। कोई भी चीज की शुरुआत करनी है, मान लो भाई कोई नई चीज खोल लो, तो उसके लिए सबसे पहले रिबन को काटना पड़ता है। तो MS एक्सेल की भी शुरुआत करो तो सबसे ऊपर क्या लिखा मिलेगा आपको? रिबन मिलेगा। इसको बोलते हैं रिबन बार, ठीक है। और ये पूछ रहे क्या भाई, रिबन बार के अंदर है डैश टैब के अंदर, मतलब कौन से टैब के अंदर है हाइड ऑप्शन? हाइड का मतलब है छुपाना, ठीक है। जो छुपाने वाला जो ऑप्शन है वो कौन से टैब के अंदर मिलता है? वो व्यू टैब के अंदर मिलता है। अगर आप इस व्यू वाला जो टैब है ना, टैब का मतलब बटन, अगर आप इस व्यू वाले टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक हाइड का ऑप्शन छपा मिलेगा भाई। अगर आप इस सेल के अंदर से किसी चीज को हाइड का मतलब छुपाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो वो ऑप्शन कहां पर मिले आपको? हाइड के अंदर। हाइड वाला कहां पर मिला आपको? व्यू के अंदर। याद कैसे रखोगे? व्यू का मतलब जैसे नजारा आप कैसे लेना चाहते हो? आपको चीजें दिखनी चाहिए या आपसे चीजें छुपाई जानी चाहिए, यानी कि आपको चीजें व्यू हो दिखें या आपसे चीजें क्या है हाइड कर ली जाए, तो वो कहां पर होगी? व्यू के अंदर होएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका व्यू है वो आपका करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट हो जाए व्यू, ठीक है भाई। प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए सारे के सारे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अंदर। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न देखो, डैश वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम है जो MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है। बस जो एक्सेल की जो वर्कशीट हो ना, वर्कशीट पता किसको बोलना है? यो जो पूरा जो कॉलम बन रहा है ना, ये पूरा ऐसे ये कॉलम बन रहा है, ये जैसे पूरा ऐसे पूरा पेज है, इसको क्या बोलना है? वर्कशीट बोलना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलना। तो इस वर्कशीट के अंदर क्या पूछा है कि भाई पूरी जो वर्कशीट है ना, इसका जो निचला किनारा है, यानी इस वर्कशीट का जो ये निचले वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहां पर जो ये हिस्सा है, ये वर्कशीट का नीचे वाला हिस्सा है, इसके अंदर क्या है? निचले हिस्से में MS एक्सेल के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है। कौन सी चीज है उसको क्या बोलते हैं? जो इसके बारे में विभिन्न जानकारी प्रदान करता है उसको स्टेटस बार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाए। जैसे ये जो है ना, इसको स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस का मतलब समझते हो? जैसे आपका कोई स्टेटस दिखा, आपका क्या स्टेटस है समाज के अंदर, जैसे भाई इसका स्टेटस क्या है? इसके अंदर एक सीट अभी फिलहाल कौन सी सीट खुली? पहली सीट खुली हुई है, फिर आगे ये दूसरी सीट खुलेगी, आगे फिर ये तीसरी सीट खुलेगी। ये इसका स्टेटस दिखाने लग रहा है। यहां पर वो भी दिखाता है कितने वर्ड आपने टाइप कर चुके आप लोग इसके अंदर। आप जैसे इन कॉलम है, अलग अलग खाने बने हुए, बॉक्स बने हुए, इसके अंदर आपने कितने वर्ड टाइप कर दिया गया वगैरह। तो इसके जो निचले हिस्से में जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। यानी कि इस पूरे के पूरे पन्ने का जो स्टेटस है वो कहां पर दिखता है? सबसे नीचे दिखता है। आदमी का स्टेटस भी नीचे ही दिखता है भाई। कहां से भाई? ऐसे देखते हैं भाई, चप्पल जूते पहरे हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े बारों के अंदर देखा करें, जो चप्पल पहरे के तो उसको अंदर नहीं बढ़ने देते, यानी कि उससे उसका स्टेटस पता लगाते हैं। इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। वर्कशीट है, वर्कशीट के जो निचली लाइन, इससे आप लोग स्टेटस पता लगा सकते हो भाई क्या स्टेटस है, ठीक है। तो यानी कि स्टेटस बार, सारे प्रीवियस ईयर के स्टेटस बार बोल रहा हूं। अगला प्रश्न, मोजिला फाउंडेशन द्वारा वर्ष डैश में विकसित एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। मोजिला फायरफॉक्स सारे चलाया उड़ा पाओगा। फोन के अंदर आप लोगों का जो फोन होता है ना, फोन के अंदर मोजिला फायरफॉक्स नाम से एक ब्राउजर होता है, ठीक है। फायरफॉक्स नाम से एक ब्राउजर होता है। अलग अलग टाइप के ब्राउजर हो, ब्राउजर पता कौन कौन? जैसे एक मोजिला फायरफॉक्स है, एक आपका क्रोम ब्राउजर है, एक आपका क्रोम ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स है। इस टाइप से अलग अलग ब्राउजर हैं। ब्राउजर क्या है? ब्राउजर एक तरीके के एप्लीकेशन है। ब्राउजर क्या है? एक तरीके की एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप लोग जैसे गूगल वगैरह चलाना है या कुछ भी चीजें चलानी है, तो वो चीजें आप लोग इनके
अंदर अगर सर्च करते हो, अगर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करते हो तो भी ठीक है, ठीक है। अगर आप ब्राउजर के थ्रू करते हो, ब्राउजर उस स्पीड को फास्ट कर देता है और उसके अंदर थोड़ी सी आपकी हेल्प करता है कुछ डाउनलोड करने में, कुछ सेव करने में, ठीक है। तो ब्राउजर है, जैसे क्रोम ब्राउजर होगा, मोजिला फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर है। क्रोम सुना हो आप लोगों ने, ठीक, उसी टाइप से मोजिला फायरफॉक्स। जैसे आप लोगों को दिखा देता हूं मैं क्रोम ब्राउजर, एक बार, एक सेकंड रुको, ये रहा आपका, जैसे ये रहा, ये आपका, ये क्या, ये छप रहा गूगल क्रोम, ये क्या गूगल क्रोम, ये आपका क्रोम ब्राउजर है। इसी टाइप से मोजिला फायरफॉक्स नाम का भी एक क्या होता है, ब्राउजर होता है, ठीक है। तो ब्राउजर कब विकसित कराया गया था, वो ब्राउजर 2002 के अंदर विकसित कराया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, जिसको याद वो करा कोई, मोजिला से क्या बनेगा, मोजे बढ़ेंगे। मोजे कौन से, जैसे अपनी जराब में जराबों को मोजे बोलते हैं, ठीक है। और मोजे को कितने पैर होते हैं, जराबों को कितने पैर होते हैं, 2 ही पैर हैं, 2 जराबा का जोड़ा थी, 1 पैर का है, ठीक है। तो मोजे हो, मोजो एक पैर के अंदर कितने मोजे हो, 2 पैर हो, यानी कि 2, ठीक है। तो 2002 के अंदर मोजिला फायरफॉक्स आया था भाई। अगला क्या है, MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि प्रदान करता है। MS एक्सेल है ना, जो MS आपका ये एक्सेल है, अब जैसे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अलग अलग फंक्शन लगा है। अब जैसे मान लो कोई भी कॉलम है, जैसे मान लो मैंने देखा भाई ये वाला एक कॉलम है, आपको इसका थोड़ी और बड़ी पिक्चर कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। एक सेकंड रुको भाई, अब दिख गया हो आपको शायद, सारा का सारा दिख गया ना, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास ये कॉलम है, ये कॉलम है, जैसे ये ऐसे एक बॉक्सा बनाया, एक कॉलम बनाया। अगर आपको यहाँ पर आज की, वर्तमान की, अगर आपको यहाँ पर तिथि टाइम वगैरह देखना है तो उसके लिए एक फंक्शन भरना पड़ता है। जैसे यहाँ पर भर दिया मैंने, जैसे कि कैपिटल अक्षर में टुडे, अगर मैं यहाँ पर टुडे भर देता हूँ, अलग अलग फंक्शन हो, ये याद रखने पड़े, प्रैक्टिस था। अगर मैं यहाँ पर टुडे भर दूँ ना, तो यहाँ पर आज की, वर्तमान की क्या है, डेट, तिथि है, वगैरह वगैरह सारा सिस्टम दिखा देगा। तो इसके अंदर फंक्शन पूछेगा कौन सा, MS एक्सेल 2010 के अंदर कौन सा फंक्शन है जो वर्तमान सिस्टम तिथि यानी कि करंट सिस्टम डेट, आज की क्या डेट है, क्या सिस्टम, क्या टाइम चलने लग रहा है, वो प्रदान करता। तो वो कौन सा आपका टुडे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। जो टुडे है, टुडे नाम का जो सॉफ्टवेयर है, मतलब टुडे नाम की अगर आप लोग इसका प्रयोग करोगे, टुडे नाम की का, तो ये आपको क्या है, वर्तमान की जो भी चीजें हैं, डेट वगैरह वगैरह है, उसको दिखाएगा भाई, ठीक है। वर्तमान की डेट वगैरह कौन दिखाएगा, आपका टुडे दिखाएगा भाई। देखो अगला, देखो अगला क्या है, MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग सीट के भीतर कॉलम को छुपाने के लिए किया जाता है। अब जैसे मान लो आपका ये कोई भी कॉलम है, ये जैसे ये कॉलम का मतलब समझते हो, इसके अंदर अलग अलग है, जो ऊपर से जो नीचे आने लग रहे हैं ना, जो आप इस MS एक्सेल के अंदर आप ये अगर ऊपर से नीचे आने लग रहे हैं, जैसे ये ऐसे ऊपर से नीचे, इनको क्या बोलना है, कॉलम बोलना है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने लग रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रो। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, लेफ्ट टू राइट रो, ऊपर से नीचे क्या है, कॉलम। अब इसको देखो कैसे है, अब नु पूछे, अगर मान लो आपको ये वाला कॉलम हाइड करना है, जैसे ये आपका H कॉलम है, H कॉलम ऐसे पूरा ऊपर से नीचे लगा, ये कॉलम, इस कॉलम के अंदर क्या है, ये अलग अलग ऐसे इस टाइप से ऐसे लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है, ये अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं। तो अगर आपको मान लो भाई ये कॉलम आपको हाइड करना है, ये पूरा जैसे कॉलम, ये H वाला जो कॉलम है, ये आपको गायब करना है यहाँ से, ये आपको क्या है, यहाँ से गायब करना है। H नाम का मुझे कोई कॉलम नीचे, मुझे ये छुपाना है, तो उसके लिए आपको कौन सी की को प्रेस करना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको कोई कॉलम छिपाना तो उसके लिए कौन सी की को प्रेस करोगे, कंट्रोल 0। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल 0। कंट्रोल यानी कि कंट्रोल वाला जो बटन है उसको दबाए रखो और साथ में क्या है, 0 वाले बटन को दबा दो, उससे क्या हो जाएगा, जो वो वाला एक कॉलम पूरा हाइड हो जाएगा। इसको याद कैसे रखो भाई, 0 करना, भाई किसी भी चीज के कंट्रोल को अगर 0 कर दोगे तो वो चीज गायब हो जाएगी। मान लो आप इंसान हो, ठीक है, अगर मैं आपके कंट्रोल को 0 कर दूं, कंट्रोल का 0 करने मतलब समझो आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं आपके ब्रेन को 0 कर दूं, आपके कंट्रोल को 0 कर दूं, तो आप खत्म हो जाओगे। तो यानी इसी टाइप से ऐसे अगर मैं कॉलम को अगर मुझे छिपाना, कंट्रोल मतलब कॉलम को अगर मुझे हाइड करना, छुपाना, यानी कि उसको 0 करना है, तो कैसे करो, अगर उसके कंट्रोल को मैं 0 कर दिया तो हाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल यानी कि प्रतीक है ईमेल पते में उपयोग किया जाता है, जो आपकी जीमेल भेजते हो, आपकी कोई भी जीमेल आईडी है, जैसे मान लो कि रमेश, ठीक है, ramesh@gmail.com, तो इसके अंदर ये पूछा हुआ कौन सा जो सिंबल है वो जीमेल के अंदर यूज किया जाता है। सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, कदे नु समझो भाई, गर्ता बना के ले रहा है। तो कौन सा जीमेल के अंदर यूज किया जाता है, @ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, @ सिंबल का प्रयोग होता है। बाकी इनमें से किसी भी सिंबल का प्रयोग जीमेल के अंदर नहीं होता। प्रश्न आता है जीमेल के अंदर कितने सिंबल्स का प्रयोग होता है, जीमेल के अंदर ओनली एक ही सिंबल का प्रयोग होता है, @ का, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर की कुल संख्या समझते हो, कैरेक्टर पता है इसके अंदर MS एक्सेल के अंदर कैरेक्टर किसको बोलते हैं। मान लो MS
एक्सेल है जैसे ऐसे है, MS एक्सेल के अंदर इस टाइप से अलग अलग ऐसे कॉलम बने होते हैं इस टाइप से, ये आपकी लेफ्ट टू राइट के ये आपकी रोज हैं, ठीक है। और ऊपर से नीचे क्या बनते हैं, ये ऐसे ऊपर से नीचे ये क्या आपके कॉलम है। तो अगर मान लो कि भाई कैरेक्टर की संख्या को है, जैसे देखिए MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन, भाई इनके अंदर से कौन सा फंक्शन है जो कि आपको किसी भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है। स्ट्रिंग इसके अंदर किसको बोला गया है, मान लो जैसे कि आपको ये वाली है, ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर कितने कैरेक्टर लिखे हैं, कैरेक्टर का मतलब समझते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर राम, ठीक है, या इसके अंदर मैंने राम लिख दिया, यानी राम के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, राम के अंदर 3 कैरेक्टर, यानी कि 1 2 3 जितने भी आपके अल्फाबेट उनको इसके अंदर क्या बोला, कैरेक्टर बोला गया। जैसे मान लो 1 2 3 है, 1 2 3 4 लिख दिया मैंने इसके अंदर, तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4। तो अब ये पूछा भाई कौन सा फंक्शन, हम इनके अंदर से कौन सा फंक्शन यूज करें। भाई यहाँ पर अगर मैंने मान लो भाई मैंने इसके कैरेक्टर गिनने हैं तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा, भाई मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाई LEN, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल अक्षर में LEN लिख दूंगा ना तो मुझे इसके कैरेक्टर पता लग जाए, मतलब सिस्टम अपने आप गिन के बता दिया भाई इसके में 3 कैरेक्टर हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, LEN है। LEN जो आपका फंक्शन है उसकी सहायता से आप लोग, LEN फंक्शन की सहायता से आप लोग किसी भी इसके अंदर है मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर हैं, जो भी आपकी कैरेक्टर हैं उनकी है कुल संख्या को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसको याद कैसे रखो भाई, LEN, वेल LEN से क्या बढ़ गया, लोन, ठीक है, लोन यानी कि आपके कितने रुपए का लोन था, ये डालता है, याद रखो इसको LEN, ठीक है। लेन, या फिर ऐसे याद कर लो लेन, कितनी लेन है इसमें, 1 2 3 में 3 लेन है, ठीक है। इसका मैं कितनी लेन है, 1 2 3 4, करेक्टर तीनों बोलो भाई कितनी लेन है इसमें, 4 लेन है इसमें, 3 लेन, इस डालते इसलिए याद रख इसको। अगला देखो, अगला क्या है, MS एक्सेल 2010 में डैश को A से आगे बढ़ते हुए और डैश को 1 से आगे बढ़ते हुए नामित किया जाता है। देखो ये भी सिखाता हूं, A से आगे बढ़ते हुए किसको नामित किया जाता है, ए से आगे बढ़ते हुए, ये देखो भाई किसको, ए से आगे बढ़ते हुए, ए से आगे बढ़ते हुए, जैसे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, ए से आगे बढ़ते हुए किसको बोला गया है, कॉलम को बोला गया है। जैसे ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम। तो MS एक्सेल के अंदर ए से आगे बढ़ते हुए चीजों को क्या बोला गया, कॉलम बोला गया है। और एक से आगे वाले किसो, 1 2 3 4 5 6 7, इनको क्या बोला गया, रो बोला गया। अभी तो बताया था ऊपर से नीचे कॉलम और मतलब जैसे ऊपर से नीचे कॉलम और लेफ्ट टू राइट क्या है, रो है। तो ए से आगे बढ़ोगे यानी ए से बी पे आ गया तो दूसरा कॉलम, बी से सी पे आ गए तीसरा कॉलम, सी से डी पे आ गया चौथा कॉलम, और 1 से 2 पे आ गए पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इस डाल से रो और कॉलम, यानी कि कॉलम और रो बोला है। ABCD कॉलम, 1 2 3 4 आपकी रो है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका कॉलम और रोज, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। कॉलम और रोज बोला गया है। मगर ए से बी देखो, डैश को ए से आगे बढ़ते, ए से आगे कौन सी चीजें बढ़ती हैं, कॉलम बढ़ा है, और ऊपर से नीचे, एक से नीचे कौन से आपकी रोज आने लग रही हैं, तो इस डाल से इसको याद रख सको। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने, संचारित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल फॉर्मेट को डैश के रूप में है जाना जाता है। अगर मान लो जैसे कि कई बार क्या होती है, आपकी ऐसी फाइल बन जाती है जिसकी लैंग्वेज है समझ में नहीं आती। जैसे मान लो अब ये फाइल है, ये क्या एक PDF फाइल है, ये क्या एक PDF फाइल है। अलग अलग टाइप की फाइल होती है, जैसे एक होती है PDF, ठीक है, PDF फाइल जो आपकी नॉर्मल होती है उसको बोलते हैं PDF फाइल, ठीक है। उसके बाद आती है एक वर्ड फाइल होती है, ठीक है, उसके पीछे क्या लगा होता है, उसके पीछे डॉक लगा होता है, डॉक, ठीक है, डॉक का मतलब डॉक्यूमेंट है आपकी वर्ड फाइल। एक एक्सेल फाइल होती है, उसके पीछे क्या लगा होता है, जैसे एक्सेल फाइल है उसके अंदर और चीज लगी होती है। उसी टाइप से अलग अलग, जैसे PPT है, जैसे पावर पॉइंट के अंदर जो फाइल बनती है उसको बोलते हैं PPT, ठीक है, वो PPT फाइल है। तो अब ऐसी फाइल जो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब समझो, जो अलग से सिंबल वाली जो लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर के अंदर अलग अलग लैंग्वेज, सिंबल वाली लैंग्वेज को अलग बोलना है, ठीक है, जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज उसको अलग बोलना है। और अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने और संचारित करने और उसका पुनर्निर्माण करने के लिए, ऐसा डाटा जो कि आप नॉर्मली उसको सेव नहीं कर सकते, वो बार बार चेंज करना पड़ा है। जैसे मान लो भाई मान लो मैंने फाइल सेव कर दी, अगर मैं उसको PDF के अंदर अगर मैं सेव कर दूं ना किसी फाइल को, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर मैं उसको XML के अंदर स्टोर कर दूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, अगर मैं उसको XML फाइल के रूप में अगर उसको सेव कर दूं तो उसके अंदर मैं कभी भी चेंज कर सकूं, ठीक है, उसके अंदर मैं कभी भी परिवर्तन कर सकूं। तो अनियंत्रित डाटा का मतलब समझते हो, जोन सा डाटा अभी मतलब कि नियंत्रण में नहीं है, वो बार बार चेंज होने लग रहा है, बार बार अपने आप को बदलने लग रहा है, तो उसके लिए हमें XML फाइल की है जरूरत पड़ेगी भाई। XML इसको कैसे याद रखो भाई, XML XML
XML यानी कि एक्समल यानी कि बदलना, ठीक है। एक्समल भाई कुछ ना मल, मल से क्या बन गया मिलना, मल से मिलना, भाई कुछ ना कुछ भी उसके अंदर मिलावट होती रहती है, कुछ ना कुछ नया डाटा आता रहता है, तो इसलिए हमें उसके अंदर क्या बार बार चेंज करना पड़ता है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या, MS वर्ड 2010 में दाईं ओर एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अब जैसे मान लो कोई भी, जैसे ये है, ये अगर मुझे जैसे दाईं ओर का मतलब समझते हो, दाईं ओर का मतलब है राइट साइड में, अगर आपको राइट साइड में कोई भी शब्द मिटाना है, जैसे मान लो कि ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल है, इसके जैसे मान लो मैं कोई भी लिखता हूं, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया बैक स्पेस लिख दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा MS जो वर्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें कर्सर होता है जो ऐसे इस टाइप का, जैसे ब्लिंक करता रहता है, जप 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 करता रहा। अब इन्होंने क्या है, दाईं तरफ से, यानी कि अगर आपको राइट साइड से कोई वर्ड मिटाना है, मान लो आपका कर्सर यहां पर है, ठीक है, आपको B वर्ड को मिटाना है, तो आप कैसे मिटाओगे, आपका कर्सर यहां पर नहीं। आप मान लो भाई अगर आपको जैसे बी वर्ड को मिटाना है, एक तो आप यहां से सारे को बैक करके ले आओ, एक या फिर आप माउस की को यहां पर प्रेस करो तब बैक होके मिटेगा। अगर आपको यहां से राइट साइड से मिटाना है, अगर आपका कर्सर यहां पर है, आपको यहां से इसको मिटाना है, जो ब्लिंक करने लग रहा है वो आपका यहां पर है, और यहां से आपको बी को मिटाना, राइट साइड वाली चीज को मिटाना है, तो आप किस चीज का प्रयोग करोगे। आप लोग ये प्रश्न पूछा गया है, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल डिलीट, सिंपल डिलीट, या आपका आल्ट बैक स्पेस, तो कंट्रोल डिलीट का प्रयोग करोगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल डिलीट के प्रयोग से। अगर आप कंट्रोल प्लस डिलीट दबा दोगे तो आप लोग राइट साइड वाली जो चीज है उसको मिटो सकते हो, ठीक है। ओनली डिलीट का प्रयोग कब होगा, अगर ये आपका यहां पर है ना, अगर आपका कर्सर यहां पर और आपको ये लेफ्ट साइड वाली चीज मिटानी है, तब आप अगर ओनली डिलीट करोगे तब भी मिट जाएगा, लेकिन अगर राइट साइड वाली मिटानी है तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा डिलीट को, यानी कि जैसे एक तो नॉर्मल डिलीट है तब तो लेफ्ट वाले को मिलेगा, अगर आप उस डिलीट को कंट्रोल करने लग जाओ, कंट्रोल करोगे तो तभी आप उसको राइट साइड से मिटवा सको भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, MS एक्सेल 2010 में डैश फॉर्मूला विशिष्ट सेल में संख्याओं के योग का प्राथमिक कार्य, कोई इसके अंदर से कौन से फॉर्मूले का यूज करके आप एक्सेल के अंदर जैसे मान लो आपको कोई भी संख्या है, जैसे कि आपको दिखाता हूं मैं, जैसे ये है, अगर आपको इसके अंदर जैसे मान लो भाई मैंने यहां पर लिख दिया भाई, जैसे इस पहली सेल के अंदर लिख दिया 5, 412, 311, 112, अगर मुझे इन चारों सेलों का जोड़ अगर फाइंड करना है भाई, इसके अंदर ऐसे देखिए, अगर मुझे इनका जोड़ फाइंड करना तो मुझे किस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, तो मुझे सम फॉर्मूले का है यूज करना पड़ेगा। सम का मतलब जोड़े तो है, ये तो इस प्रश्न के अंदर पूछा गया भाई, अगर मुझे इनका जोड़ निकालना तो मुझे किस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ा। MS एक्सेल 2010 में अगर क्या है, मुझे किसी विशिष्ट सेल में संख्याओं का योग अगर मुझे फाइंड करना तो मुझे किस फॉर्मूले का, योग का मतलब होता है जोड़, अगर मुझे फाइंड करना तो किस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, सम का प्रयोग है करना पड़ेगा भाई। अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि एवं समय प्रदान करता है, तो दोबारा वही प्रश्न आ गया, बताया था तरती जो टुडे है वो वर्तमान के अंदर जो मतलब ये दोबारा रिपीट हो रहा है, एड कॉन्स्टेबल के अंदर जैसे दूसरी शिफ्ट है उसके अंदर दोबारा रिपीट हो गया हो, तो करंट सिस्टम डेट एंड टाइम, जो करंट में जो सिस्टम की डेट और टाइम है उसके बारे में है, कौन सा फंक्शन बताता है, ये प्रश्न पूछा गया है। नहीं भाई, टुडे नहीं आएगा, ये अलग प्रश्न है, इसके अंदर नाउ आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। जैसे वो प्रश्न था वो अलग था, इसके अंदर क्या, करंट सिस्टम डेट एंड टाइम, ठीक है, और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये अलग प्रश्न था, ये अलग था। इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर क्या, करंट सिस्टम डेट, अगर आपको ओनली आज की डेट चाहिए तब आपको ओनली टुडे फंक्शन का यूज करना है, और अगर आपको डेट के साथ टाइम भी चाहिए तब आपको नाउ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, दोनों के अंदर फर्क है, ठीक है। जैसे टुडे, जैसे आप लोगों को मान लो डेट फाइंड करनी है, जैसे मान लो आप लोगों को सिर्फ डेट जाननी है, भाई आज की डेट, आप ऐसे बोलते हैं ना भाई आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख है, तो आज का मतलब क्या होता है, टुडे, ठीक है। और आप ऐसे बोल रहे हैं भाई अब टाइम, भाई अब क्या टाइम हो रहा है, अब क्या टाइम हो रहा है, तो यानी कि अब बोलना, अब का मतलब क्यों, नाउ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, नाउ। अगर मुझे डेट एंड टाइम दोनों चीजें फाइंड करनी, बट अगर मुझे टाइम भी फाइंड करना है तो नाउ का प्रयोग करें, और अगर ओनली डेट फाइंड करनी है तो टुडे का प्रयोग करें, ठीक है। कंफ्यूजन आई मैं हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस में से एक वैध डोमेन नेम है, भाई इसके अंदर से कौन सा है एक वैलिड डोमेन नेम है, ये प्रश्न पूछा गया, कौन सा ईमेल एड्रेस है, बिल्कुल करेक्ट है gmail.com, outlook.com या याहू, जैसे कि मान लो मैंने बताया था ram@gmail.com, यानी कि ये जो नाम होता है ना, ये जो पीछे वाला जो नाम है ये आपका, ये वाला, इसको बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है भाई। इसके अंदर से कौन सा है एक सही डोमेन नेम है, ये प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर बता दो फटाफट सी भाई। इसके अंदर से कौन सा एक डोमेन नेम है, एक वैलिड डोमेन नेम है, उसका नाम पूछा गया है, इसका आंसर देखो भाई क्या आएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों आपके एक वैलिड डोमेन नेम है। @gmail.com भी होता है, @outlook.com भी होता है और @yahoo.com भी होता है। तो तीनों के तीनों क्या है, एक वैलिड डोमेन। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के कदे समझो करता बना के ले रहा है। अगला प्रश्न देखो, MS एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए और डैश को दबाइए। जैसे MS एक्सेल है, अगर इसके अंदर हमें स्क्रीन पर ज़्यादा स्थान फाइंड करना, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे ये है, ये आपका MS एक्सेल है। अगर मुझे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अगर मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, जैसे आपको दिखाता हूँ, मैंने क्या बताया था, रिबन कौन सा होता है, बस जो भी मान लो आपको कोई भी काम की शुरुआत करनी, तो काम की शुरुआत में सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले क्या आता है आपका रिबन आता है। तो काम जैसे ये अपना यहाँ से शुरू है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो सबसे पहले क्या है रिबन। अगर मुझे ये समझो भाई, अगर मुझे रिबन गायब करना है यहाँ से अगर मुझे रिबन गायब करना है भाई, जैसे कि मुझे और स्पेस चाहिए भाई, ये सारी चीज़ें मुझे हटानी है, अगर ये मुझे रिबन गायब करना है, ये वाला जो पूरा जो ये पोर्सन है, अगर ये मुझे पूरा पोर्सन गायब करना है भाई, ये फिर और ऊंची हो जाए और जगह मिल जाए, तो एक तो तरीका है भाई, कौन सा तरीका है, एक तो क्या तरीका है, इसने दे रखा खुद ना भाई, एक तो तरीका है आप लोग कि भाई यहां पर क्या है, रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। क्या है भाई, हम स्क्रीन रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए भाई, ये जो रिबन है, रिबन का जैसे माउस के दो बटन हो, एक लेफ्ट एक राइट, तो राइट क्लिक कीजिए और कोलैप्स द रिबन को दबा दीजिए। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका है भाई, कौन सी शॉर्टकट की को अगर हम दबा दें कि रिबन अपने आप कोलैप्स हो जाए, भाई कौन सी शॉर्टकट की दबाने से है रिबन अपने आप कोलैप्स है हो सकता है, ये प्रश्न पूछेगा। इसका आंसर बताओ भाई फटाफट से क्या आएगा भाई। एक तरीका तो ये है भाई, उसको डायरेक्ट होकर से कहाँ पे, देखो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+F1, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+F1। अगर आपको जैसे मान लो F1 से कैसे याद रखो भाई, जैसे जो अपना कंप्यूटर का जो कीबोर्ड हो ना, ऊपर मतलब कीबोर्ड की शुरुआत में की हुआ, अगर F1 F2 F3 F4 F5 F6, यानी कि F1 भाई हमें जैसे रिबन सबसे पहला आवा है भाई, MS एक्सेल में सबसे ऊपर शुरुआत में क्या हुआ है, रिबन आवा है। रिबन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें पहले नंबर वाली चीज है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, F1 भाई, Ctrl+F1 भाई, सबसे पहले रिबन आओ तो पहला नंबर पर रिबन आओ तो Ctrl+F1, पहले हमें रिबन को कंट्रोल करना है, यानी कि हम Ctrl+F1 दबाएं तब भी रिबन को गायब कर सका, ऊपर ला दी, ठीक है, और डायरेक्ट राइट क्लिक दबा के भी गायब कर सका। अगला क्या, किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना डैश कहलाता है। मान लो कि जैसे कि आप जैसे मान लो सर्वर पर कॉपी करना कैसे है, जैसे ऐसे होता है, जैसे मान लो भाई मैंने ये वाली जो चीज़ है, ये जैसे इतनी चीज़ है, मैं मुझे कॉपी करनी है, तो मैं कैसे करूँ भाई, इसके ऊपर ऐसे दबाए रखूँगा, राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करते कॉपी का ऑप्शन आ जाए। यानी कि उसका मतलब क्या है, मैंने मतलब एक अपने आप कंप्यूटर एक सर्वर बना लेता है। सर्वर का मतलब समझते हो, कंप्यूटर एक अपने आप एक मतलब कि एक छोटी सी पेन ड्राइव बना लेता अपने अंदर, ठीक। जैसे ही आपको मान लो ये कॉपी करनी है तो इसको ऐसे कॉपी कर लेगा और कॉपी करके एक मतलब कि एक सर्वर बोल रहा हूँ, उसकी सर्वर का मतलब है एक मतलब कि जो चीज़ दिखो, जैसे पेन ड्राइव तो आप इन्होंने दिख जाए, वह कंप्यूटर की दिमाग की पेन ड्राइव, उसका मैं सेव कर ले इस चीज़ ना, ठीक है। यानी कि उसकी क्या करें, अपने पेज पर अपलोड कर ले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। कंप्यूटर है अपनी जो पेन ड्राइव उसके अंदर उसको क्या है अपलोड कर ले। कोई भी चीज़ पर अगर आप किसी भी चीज़ ना सर्वर पर कॉपी कराएं तो उसका मतलब कि कंप्यूटर चीज़ ना क्या है अपने अंदर अपलोड लगे रहा करन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाए। अगला MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। जैसे मान लो जितने भी, जैसे मान लो जैसे ये है, अब जैसे ये है, ये आपकी जैसे अलाइनमेंट का मतलब समझते हो, जैसे मान लो यहाँ पर ये है, अब आपने यहाँ पर शुरुआत करी, ये कोई भी बॉक्स है, ये कोई भी बॉक्स, इसके अंदर आपने शुरुआत करी तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करो तो एक झिमझिम वाला ऐसे डंडा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट का मतलब समझते हो अलाइनमेंट का मतलब समझो के, अलाइनमेंट का मतलब है भाई ये जो कर्सर है, ये आपका जो कर्सर है ये आपका आवा खड़ा है MS एक्सेल के अंदर। जैसे आप MS वर्ड स्टार्ट करा, MS वर्ड का मैं कर्सर खड़ा है, सारे पलाट लेफ्ट साइड में आकर फिर आप नो लिखना शुरू करा, फिर अगला पा जाए, फिर नो। तो MS एक्सेल के अंदर जैसे बॉक्स बने हुए हैं, ये बॉक्स बने हैं, इस बॉक्स के अंदर ये कर्सर खड़ा हुआ, भाई लेफ्ट साइड आओगा, बीच में आओगा, राइट साइड आओगा, कौन सी साइड आओगा, तो ये देखो भाई ऑप्शन के हिसाब से देखो, आपको दिखाता हूं मैं।
ये रहा है। तो ये है, ये आपका राइट साइड में होता है कर्सर में से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए भाई। हमेशा मान लो आपको कोई भी क्या संख्यात्मक मान लिखने, यानी कि 1 2 3 4 से संबंधित कोई भी संख्या लिखनी, तो हमेशा कर्सर आपके राइट साइड में आता है। बच्चे इसके अंदर क्या गलती है, उन्होंने सोचा MS वर्ड का मैं जो लेफ्ट साइड आवा है इसका मैं भी लेफ्ट आंदा होगा, ऐसा नहीं, इसके अंदर उल्टा होता है, इसके अंदर राइट साइड का मावा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला की MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का है उपयोग किया जाता है। मान लो कि आपको टेबल का नाम बदलना है, कोई भी टेबल है, जैसे ये मैंने बताई थी आपके पास ये वाली कोई भी टेबल है, अगर मुझे इस पूरी की पूरी टेबल का नाम ही बदलना है तो मुझे इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का है प्रयोग करना है, जल्दी बताओ भाई। अगर मुझे टेबल का नाम बदलना है MS एक्सेल के अंदर, अगर मुझे MS एक्सेल के अंदर अगर मुझे टेबल का नाम बदलना है तो मुझे कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। HPSC, ठीक है भाई। देखो, तो आपको कौन सी टेबल का कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना, जल्दी बताओ भाई। इसका सही है भाई, ये लड़का का आंसर है, बिल्कुल सही है। तो Ctrl+R ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाए। Ctrl+R, अगर आपको पूरी की पूरी टेबल को, पूरी की पूरी टेबल का है, जैसे MS एक्सेल के अंदर ये पूरी पूरी टेबल है, अगर आपको इसका क्या है, इसका अगर आपको इसका नाम बदलना, नाम चेंज करना, तो आपको किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा, Ctrl+R। R से क्या होता है, R का मतलब होता है रीनेम, रीनेम, R का मतलब रीनेम भाई, इसका दोबारा से इसका नामकरण करना है, यानी कि Ctrl+R भाई, इसका जो नाम है, जो यानी कि रीनेम का मतलब इसका दोबारा से जो नामकरण उसको कंट्रोल करना। ठीक है, यानी कि पूरे पूरे जो टेबल है इसको कंट्रोल कर लोगे। अगला कि ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों के अपने अनुभव, अवलोकन, विचार आदि होते डैश के रूप में जाने जाते हैं। आप लोगों ने देखा हुआ ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर भाई बहुत सारी जैसे राइटिंग वाली चीजें लिखी होती है। मान लो जैसे पपीता आपके लिए लाभदायक है या हानिकारक है, या कई जन होते हैं अपने लेख लिखते हैं, कोई कहानी लिख दिया और कुछ लिख दी, तो उसको बोलते हैं ब्लॉगिंग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जब ब्लॉगिंग, ब्लॉग बनाते हो, वो वाले ब्लॉग नहीं, वो जो कैमरा उठा के वो वाले ब्लॉग नहीं, लोगों ने कैमरा उठाया, हेलो गाइज आज हम खेत में जा रहे हैं, हेलो गाइज मैं उठ गया हूं, मेरी आंखों से डीड निकालने लग रहा हूं, तो वो कौन नहीं, वो ब्लॉग नहीं है भैया, वो ब्लॉगिंग नहीं होते, वो ये ब्लॉग अलग है। आपके वेबसाइट के ऊपर भी क्या है, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको रिटर्न के अंदर ऐसे लिखी नहीं आती, कई राइटर हो अपने बारे में लिखा, अपना जीवन परिचय लिखा है, तो वो वगैरह वगैरह क्या तो उसको ब्लॉग बोलते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में IP संस्करण, IP जो एड्रेस संस्करण मतलब IP एड्रेस, अगर आपको 4 एड्रेसेस को बिल्कुल डैश यानी कि डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। अगर देखो IP एड्रेस के अंदर क्या है, जितने भी एड्रेसेस हैं, मान लो अगर 4 एड्रेस हैं तो 4 डॉट के रूप में दिखाया जाएगा, 5 एड्रेस हैं 5 डॉट के रूप में दिखा, 6 एड्रेस हैं 6 डॉट, 3 एड्रेस हैं 3 डॉट के, यानी कि 4 आ जाए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। अगर आपके 4 डॉट, अगर आपको 4 एड्रेसेस पूछे गए तो 4 डॉट के फॉर्म में उसको दिखाओगे, 5 एड्रेसेस पूछे गए तो 5 डॉट की फॉर्म में। ठीक है, जितने एड्रेसेस हैं उतने ही डॉट दिखाओगे। अगला देखो क्या, जब आप MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में B3 सेल B3 से लेकर, ये सेल ले को नहीं, स्पेस आवगाड़, B3 से लेकर B3:G9 सेल की रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा। जैसे ये देखो, अभी समझाता हूं मैं क्या है। जैसे आपने MS एक्सेल खोल लिया, इसके अंदर जैसे मान लो B3 का मतलब समझते हो, B3 का मतलब है कि कॉलम नंबर B3 का मतलब है कॉलम नंबर B, भाई ये वाला कॉलम नंबर B। ठीक है, रो नंबर 3, भाई रो नंबर 3 यानी कि कॉलम नंबर B और रो नंबर 3 का बॉक्स कौन सा है, ये वाला बॉक्स है। ठीक है, और इससे लेकर आप लोग मान लो अगर G9 तक जाते हो, G9 का मतलब भाई यहाँ पर जैसे P क्या हुआ, A B C D E F G, भाई वाला G वाला कॉलम आ गया, और यहाँ पर रो नंबर 9, रो नंबर 9 का यानी कि अगर आपको इन दोनों को अगर सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नीचे बॉक्स मैंने बताया था ना भाई, जहाँ पर जो स्टेटस दिखाता है, यहाँ पर जो स्टेटस होता है, इसके अंदर क्या लिखाई देगा, कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा गया, तो इसके अंदर लिखा दिखाई देगा ओनली B का नाम। इसके अंदर ओनली किसका भी नाम लिखाई देगा, ओनली B का, यानी कि जोन सी चीज को आप लोग पहले सेलेक्ट करोगे ना उसी का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। B3 से लेकर B3:G9 का अगर अपने को निकालना, G9 यानी कि G वाला कॉलम, 9 आपकी रो। प्रश्न ये भी आता है B3 MS एक्सेल के अंदर B3 का क्या मतलब, B3 के अंदर 3 क्या है, 3 रो है, B क्या है, कॉलम है, कॉलम नंबर B रो नंबर 3। ठीक है, तो इसके अंदर उसके अंदर क्या प्रदर्शित होगा, क्या लिखा हुआ दिखाई देगा, ओनली B3 दिखाई देगा। जोन सा पहले नंबर पर सेलेक्ट करो, B3 से लेकर वहां तक या वहां से लेकर वहां तक, जोन सा पहले वाला वही वहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा भाई। अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। जो एक सेल होती है ना, एक सेल का मतलब जैसे ये एक जो बक्सा होता है MS एक्सेल का, जैसे अलग अलग इतने इतने गणे बक्से हुए हैं, तो ये जो एक बक्सा है ना, इस बक्से के अंदर मैक्सिमम कितने
वो जो मतलब कि करेक्टर यानी कि कितने, जैसे ए बी सी डी या 1 2 3 4 ऐसे मतलब नू करके इसकी एक करेक्टर बोले, इसकी मतलब नू 1 करेक्टर 2 करेक्टर 3 करेक्टर नू करके कितने करेक्टर इसके अंदर टाइप किए जा सकते हैं, यानी कि कितने अल्फाबेट इसके अंदर टाइप किए जा सकते हैं विद स्पेस। ठीक है, तो उसको बोलते, उसको आएंगे 32,767। इसको याद को कर रखो, ये प्रश्न भी आया है सारे प्रीवियस ईयर के 32,767 याद को कर रखो। जैसे मान लो कोई भी चीज़ अगर फुल भर जावे भाई, मैक्सिमम इसका मैं इतने आ सकें, उसका फालतू तो को नहीं आ सकते। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अगर फुल भर जाओ तो आके बत्ती दिखाने लग जाए, दांदा की बत्ती सी दिखाने लग जाए ही, तो बत्ती को यहाँ दिखाओगे जब रजिस्टर में चीज़ फुल हो जाओ, यानी कि उसके अंदर सारे के सारे करेक्टर भर गए तो आ चीज़ के बत्ती दिखाने लग जाए, 32,767 तो आ चीज़ के है बत्ती दिखाने लगी है। अगला प्रश्न देखो, अगला के MS वर्ड 2010 में बाईं ओर के एक करेक्टर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का है उपयोग किया जाता है। मैंने क्या बताया था, अगर आपको मान लो राइट साइड का करेक्टर हटाना है, राइट साइड का करेक्टर हटाना, तो मैंने क्या कहा था जो आपका डिलीट वाला जो सिस्टम उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके अंदर ये था आपका, ठीक है, अगर आपको क्या राइट साइड का करेक्टर हटाना है तो मैंने उसके अंदर क्या बताया था, उस चीज को क्या है कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसका क्या नाम, कंट्रोल प्लस डिलीट को दबाना पड़ेगा। और अब क्या है, अगर आपको लेफ्ट साइड वाले करेक्टर को हटाना है, ठीक है, बाईं ओर का मतलब समझते हो, बाईं ओर का मतलब है अगर आपको लेफ्ट साइड के करेक्टर को हटाना है तो तब आपको कौन सी चीज़ का है प्रयोग करना पड़ेगा, तब आपको किसी भी उसका प्रयोग नहीं करना, सिंपल जैसे आप लोग नॉर्मली करते हो बैक स्पेस दबा दोगे, सिंपल काम चल जाएगा। ठीक है, कैसे चल जाएगा, ओनली आपका बैक स्पेस का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जैसे मान लो कोई भी वर्ड है, जैसे राम वर्ड है, ठीक है, राम वर्ड के अंदर अगर आपको राइट साइड की जो चीज है उसको साफ करना है, जैसे यहाँ पर आर नाम है इसको मिटाना है, तब आपको यहाँ पर कर्सर ले आके आपको कंट्रोल प्लस डिलीट दबाना पड़ेगा, तब ये मिटेगा। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर आपका कर्सर आपको लेफ्ट साइड की चीज को इरेज करना, बाईं ओर का मतलब है लेफ्ट साइड की चीज को अगर आपको इरेज करना है तो आप नॉर्मली बैक स्पेस दबा दो तो भी मिट जाएगा। ठीक है, तो बैक स्पेस आ जाएगा। अगला क्या है, व्यू टैब पर जाने के लिए MS Excel 2010 में डैश शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। व्यू टैब दिखाया था आप लोगों को, व्यू टैब ये रहा व्यू टैब, ये वाला जो व्यू टैब है, अगर आपको इसके ऊपर जाना, व्यू टैब के अंदर क्या था, आप लोग क्या है हाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको व्यू टैब के ऊपर जाना तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा आप लोग देखो, अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाए। व्यू, व्यू से क्या बन गया आपका वी, यू वी, वी के बाद क्या आता है W। अगर आपको वी पर जाना है, अगर आपको वी को है, अगर आपको क्या है वी पर जाना है तो आपको W से होकर जाना पड़ेगा, यानी कि Alt प्लस W, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, यानी Alt प्लस W से आप लोग डायरेक्ट वी पर जा सकते हो। अगला क्या, MS Excel 2010 में डैश ऑपरेशन का उपयोग डाटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए है किया जाता है। कौन सी चीज का प्रयोग, कौन सा ऑपरेशन लगा, जैसे एक ऑपरेशन था भाई सम ऑपरेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जोड़ के लिए किया जाता है। ठीक है, एक और था भाई मतलब बेरन के था आइड, अगर आपको करना शायद उसका LEN था शायद इस डाल का। ठीक है, तो इसी डाल के अलग अलग ऑपरेशन है। अगर आपको क्या है बट डाटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे मान लो मैंने कैसे व्यवस्थित करना है, मुझे ऐसे व्यवस्थित करना, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख रखा है भाई 200 425 526 और आपका लिख दिया फिर 196। अब मुझे ये डाटा कैसे है भाई, ये डाटा मुझे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। डिसेंडिंग का मतलब है आपका जैसे कि ना असेंडिंग ऑर्डर में मुझे ये डाटा लगाना है। असेंडिंग का मतलब है मुझे बढ़ते हुए क्रम में ये ऑर्डर को लगाना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है सबसे पहले आपका सबसे छोटा आएगा, यानी सबसे छोटा आपका 196 है, उसके बाद दूसरे नंबर पर यानी कि 200 आएगा, उसके बाद आपका 425 आएगा, उसके बाद आपका 526 आएगा। ठीक है, इस डाल से मुझे बढ़ते हुए क्रम के अंदर इसको व्यवस्थित करना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मुझे इसको सेट करना है। तो अगर मुझे जैसे मान लो मैंने ये ऐसे एक फाइल बन रही है, ठीक है, और मुझे ऐसे सेट करना है सबसे पहले नंबर पर मुझे सबसे छोटे वाला चीज, तो इसको कैसे करो आप लोग, सॉर्ट, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट, सॉर्ट। इसको कैसे याद रखो, सॉर्ट आउट करना। आप लोगों ने फोन के अंदर भी देखा सॉर्ट आउट करना, यानी कि मामले को सुलझाना। मुझे इनको एक विशेष क्रम के अंदर, मुझे एक इनको विशेष अलाइनमेंट के अंदर सेट करना है, तो मुझे क्या सॉर्ट आउट तो करना पड़ेगा। मामला तो सारा है सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगला के एक डैश वेब पेजों और संबंधित सामग्री का ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर है पब्लिश किया जाता है। भाई इसके अंदर से है कौन सी चीज है भाई जिसको सामान्य एक डोमेन नाम से है पहचाना जाता है, भाई बताओ इसके अंदर से किस चीज को एक सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है, बताओ भाई। देखो भाई
इसके अंदर से जो वेबसाइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, जो वेबसाइट, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट के अंदर जैसे कोई भी वेबसाइट है, जैसे एसएससी की वेबसाइट है ssc.nic.in, ठीक है, उसके अंदर क्या अलग अलग वेब पेज है, वेब पेज जैसे एसएससी के जैसे वेबसाइट, उसके अंदर पहले पेज पर क्या आता है, ऐसे आता है यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भरो, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ भरो या पासवर्ड भरो और नीचे आपका कैप्चा कोड भरो, ये पहला वेब पेज है, ठीक है। दूसरे वेब पेज के ऊपर आपका पूरा पूरा फोल्डर खुल जाएगा जिसके अंदर आपके कौन कौन से एग्जामिनेशन दिए हैं, कौन कौन सी वैकेंसी लग रही है, तो क्या है उसके अंदर अलग अलग क्या वेब पेज हैं और संबंधित सामग्री का ऐसा संग्रह, संग्रह का मतलब कलेक्शन है, ठीक है, अलग अलग वेब पेजों की कलेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोल रहे हैं, ठीक है। और जो किसी सामान्य डोमेन, डोमेन मतलब मैंने बताया था जैसे जो भी है .com होगी, ये डोमेन होते हैं, .com @gmail.com, ये क्या है, सारी डोमेन है, से पहचाना जाता है वेबसाइट को तो .com से पहचाना, जैसे ssc.nic.in, ठीक है, .in होगी, ठीक है, .com हो गया, ये सारी क्या है, ये आपकी .gov.in होगी, ये सारी आपकी डोमेन है, ठीक है। और कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है, वेब सर्वर है, वेबसाइट का भी सर्वर हो, अगर भाई जैसे गूगल का सर्वर, उसको पर इसको पब्लिश किया जाएगा है, ठीक है, तो ये कौन सी चीज होती है, वेबसाइट हो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या है, अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किसी फोल्डर में स्टोर किया जाता है। मान लो आप जैसे ईमेल हो, आप किसी के पास ईमेल भेजनी है, अगर आप जैसे मान लो ईमेल भेजने लग रहे हो और ईमेल आप किसी के पास नहीं भेज रहे हैं, जैसे देखो आपको दिखाता हूं मैं, आपको ईमेल ही मैं खोल के दिखाता हूं, एक सेकंड रुको। जैसे ये ईमेल आईडी है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, अगर मान लो आप किसी के पास ईमेल भेजना चाहते हो, यहाँ से कंपोज करके और ऐसे यहाँ पर टू करके यहाँ पे ईमेल भेजा, मान लो आपने यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लिख दी भाई, जैसे कुछ भी लिख दी, ठीक है, और लेकिन आप ऐसे सोच रहे हो भाई अभी तो इसके अंदर और भी चीज़ें थोड़ी देर में अपडेट होगी भाई, तो भाई क्या करूँ, तो यह जो चीज़ है ना, तो ये क्या है, ड्राफ्ट के रूप में से हो, देखो यहाँ पर लिखा भी आने लग रहा है, किधर गया, ये तो जैसे न्यू मैसेज है, ठीक है, जैसे कुछ भी है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपकी किस चीज़ के अंदर से हो जाएगी, ये चीज़ आपकी ड्राफ्ट के रूप में से हो जाएगी, ये रही देखो, ये आपकी ड्राफ्ट के रूप में से हो जाएगी ये ईमेल। अगर मैं इसको किसी को नहीं भेजूंगा ना, अगर ये ईमेल जैसे मेरे पास ही रहेगी, ये ईमेल यहाँ पर मैं टाइप करने लग रहा हूँ, अगर मैं इसको किसी के पास नहीं भेजूंगा तो ये क्या है, यहाँ पर ड्राफ्ट के रूप में है सेव हो जाएगी। इनबॉक्स के अंदर आपकी ईमेल आती है, कंपोज से आप लोग नई ईमेल भेज सकते हो, ठीक है, तो इस डाल से सारा सिस्टम हुआ है। और स्पैम, स्पैम के अंदर क्या हुआ है, स्पैम के अंदर मान लो कोई भी गलत, यानी कि गूगल को ऐसे लगे भाई खतरनाक ईमेल एड्रेस है, हैकर है वगैरह वगैरह, तो इनकी ईमेल स्पैम के अंदर जाके सेव हो जाती है। ड्राफ्ट के अंदर अगर आप किसी भी ईमेल को किसी के पास भेजते नहीं, सिर्फ ऐसे थोड़ा लिख दिया अपना कि मैं काम आ गया, तो वो आपकी ड्राफ्ट के फोल्डर उसके अंदर सेव हो जाएगा, आप वहाँ पर एडिट करके दोबारा भी भेज सको, ठीक है। सेंट के अंदर जो सी ईमेल आपने भेज दी है उनकी पूरी पूरी ऐसे शो हो जाएगी भैया ये ईमेल आपने भेज दी, सेंट हो चुकी। अगला प्रश्न की है, MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। कौन से ऑप्शन का प्रयोग है, जैसे कोई भी सीट है, जैसे ये सीट है आपकी MS एक्सेल की, ठीक है, इसके अंदर जैसे ये अलग अलग आपके कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, किसी सीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया मोहित, ठीक है, अगर मुझे इसको प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित का मतलब मैंने इसको रिप्लेस करना, मोहित की जगह मुझे कोई और लिखना है भाई, जैसे मैंने यहाँ पर रमेश का नाम लिखना है मोहित की जगह, या किसी सुरेश का नाम लिखना है, तो इसके लिए मुझे किस चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रश्न पूछेगा भाई। तो देखो भाई इसका आंसर क्या हो जाए, आपका Ctrl+H, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। Ctrl+H है इसका प्रयोग किसके अंदर किया जाता है, अगर आपको किसी भी चीज को रिप्लेस करना है, जैसे मोहित के नाम की जगह या फिर कोई रमेश का नाम लिख दिया, और इसको कैसे याद रखो भाई, रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब है इस चीज को हटाओ नई चीज लाओ। अगर आपको कोई भी चीज रिप्लेस करनी है तो H से क्या गया, H से हाथी भी बना है, H से हाथी भी बना है, और हाथी किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकते, जैसे मैं हूं भाई, मेरी जगह नो सोचो बता कोई और आना चाहिए, हाथी का पैर का तला कुछ लो दो भाई, और कोई नया आदमी आ जाएगा, ठीक है, तो H से हाथी उसको चीज को रिप्लेस कर सकेगा। ऐप से क्या, फाइंड, मान लो कोई भी पेज, जैसे एक्सेल का कोई भी पेज, इसके अंदर जैसे भाई आपको मान लो रमेश नाम को फाइंड करना है, पर रमेश नाम मैंने जैसे यहाँ पर लिख रखा है, आपको दिखाई नहीं देने लगे, रमेश फाइंड करना है, Ctrl+F दबाओ और उसके अंदर रमेश टाइप करो और फाइंड वाले बटन पर दबा दो, रमेश अपने आप यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, हाईलाइट हो जाएगा अलग से पीले पीले रंग में, भाई ये है रमेश, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउजर में करंट टैब के बाईं और एक वेब ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। जो क्रोम ब्राउजर, जैसे ब्राउजर के अंदर टैब हुआ है, जैसे दिखाता हूं धरती, ये ब्राउजर है, इसके अंदर टैब है, टैब कैसे, जैसे ये जो टैब बना हुआ है ना, ये जो खुला हुआ है, ये जो फाइल खुली, जैसे मेरी जीमेल आईडी खुल रही है, तो ये क्या, ये एक टैब है। अगर मुझे अब नया टैब खोलना है तो इस प्लस के निशान पर दबाऊं, अभी ये नया टैब, यानी कि एक नया पन्ना आ गया, नया टैब आ गया। इस टाइप से अलग अलग
टैब, अगर मुझे बाईं तरफ अगर एक टैब खोलना है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ये आपका राइट साइड, अगर मुझे लेफ्ट साइड में एक नया टैब खोलना है, इससे पहले नंबर पर मुझे एक नया टैब खोलना है, ठीक है, तब मुझे कौन सी चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा, तो मुझे कंट्रोल प्लस पेज अप का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके है पेज अप। पेज अप जैसे भाई ये एक पेज खुल रहा है और ये दूसरा पेज खुल रहा है, भाई इससे पहले, अप का मतलब तो पहले हो गया भाई ऊपर, भाई इससे ऊपर की तरफ एक टैब खोलना, यानी कि कंट्रोल प्लस पेज अप है, उससे नया टैब खोल सकते हो। अगला, सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे डैश के द्वारा विकसित किया। सफारी किसके अंदर आता है? सफारी आपके एप्पल के फोनों के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। एप्पल के फोनों के अंदर आपका सफारी नाम का ब्राउजर है, ठीक है। जैसे ब्राउजर मैंने बताया ना, जैसे क्रोम है, उसी टाइप से सफारी है। जैसे सफारी ब्राउजर में आपको दिखाने लग रहा है, ये रहा, ये आपका सफारी ब्राउजर है, ये रहा। ये जो ब्राउजर है ना, ये नीचे घड़ी सी छपरी या घड़ी सी छपरी, या नीचे कॉन्टैक्ट लिस्ट का सारा है, घड़ी सी छपरी, मैसेज का सारा है, ये क्या है? ये आपका सफारी ब्राउजर है, ठीक है। जिस टाइप से आपका क्रोम ब्राउजर उसी टाइप से ये क्या आपका सफारी है। और सफारी सिर्फ कहां पर है? एप्पल के फोनों के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर डी, और किसी फोन में नहीं आता। अगला, MS एक्सेल 2010 की इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें और उसके, अच्छा ये तो वर्कशीट के अंदर छपी नहीं आई भाई, माफी चाहता हूँ। जब जैसे क्वेश्चन बनाने लग रहे थे यहाँ पर एक वर्कशीट भी थी, ठीक है, वर्कशीट लाने भूल गए, ठीक है, माफी चाहता हूँ, ये पर्सन अब कोई काम का नहीं, ठीक, क्योंकि वो वर्कशीट थी ना, वो वर्कशीट इसके अंदर आई नहीं छपके, वो वर्कशीट की ऐसे मतलब पूरी एक वर्कशीट दे रखी थी। कोई बात नहीं, इसको डाल दूँ हम बाद में टेलीग्राम पर। अगला क्या, जैसे एक सेकंड रुक जाओ, मैं और पानी पी लूँ। MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल्स की संख्या की गणना डैश का उपयोग करके की जा सकती है। मान लो भाई आपको इसके अंदर भाई कितने सेल हैं, अगर आपको उनकी गणना करनी है भाई, उनकी गिनती करनी है, जैसे MS एक्सेल है, इसके अंदर जैसे ये ऊपर से नीचे आते हैं, क्या आते हैं? कॉलम, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या रोज हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना, जैसे ये एक बॉक्स बन गया, इसको क्या बोलना? सेल बोलना है। तो अगर मुझे इन सेलों की गणना करनी है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक वर्कशीट है, इतनी सी एक शीट है, ठीक है, मुझे इसके अंदर गिननी है कितनी सेल हैं। अगर मैं एक एक करके गिनूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं इन सेल्स को अगर मैं एक एक करके गिनूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या है भाई, कौन से शॉर्टकट तरीके से मैं इनको सीधा गिन सकता हूं? तो काउंट इफ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। काउंट इफ, अगर मैं काउंट इफ वाला फॉर्मूला लगाता हूं यहां पर, अगर मैं काउंट इफ टाइप कर देता हूं कैपिटल अक्षर के अंदर, तो मुझे क्या सारी की सारी जो सेल है इनके क्या गिनती मिल जाए, टोटल कितनी सेल है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? MS एक्सेल 2010 के टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर जो उपयोग करता है, आप कोई भी जो भी टेबल बनाने लग रहा है, विभिन्न मानों से डैश को फिल्टर कर सकते हैं। भाई MS एक्सेल है, ठीक है, उसके अंदर क्या टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा, भाई MS एक्सेल के अंदर टेबल भी बना सकते हो। वैसे तो टेबल ऐसे बनी है और टोटल सेल सी, वैसे तो क्या है MS एक्सेल के अंदर ऐसे ऐसे करके सेल बनी आती है, टेबल भी इसी तरीके की होती है। लेकिन आपको मान लो कोई स्पेशल टेबल बनानी है, भाई मुझे तो भाई सिर्फ इतनी टेबल चाहिए, भाई मुझे स्पेशल टेबल बनाने, भाई मुझे इसके अंदर ये लाइन नहीं चाहिए, यहाँ पर वो नहीं चाहिए, तो ठीक है। तो भाई इसको क्या भाई बनाए गए टेबल द्वारा यूजर विभिन्न मानों से है डैश को फिल्टर कर सकते हैं। भाई विभिन्न मानों से किसको? कॉलम को फिल्टर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, कॉलम, ठीक है भाई। यहाँ से ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे मान लो भाई ये कितने कॉलम इस टेबल के अंदर, 3 कॉलम, इस तरीके से अलग अलग कॉलम को फिल्टर कर सकते हैं, अलग से निकाल सका। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या? एक मौजूदा MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, जैसे भाई मान लो ये एक सीट चलने लग रही है, ये एक सीट चलने लग रही है, अगर मुझे इसी के अंदर एक और नई सीट चाहिए, इधर मुझे भाई एक और नई सीट चाहिए, भाई जैसे ये वाली सीट मेरी पूरी भर गई है, इसके अंदर सारा काम हो गया है, अगर मुझे एक और नई सीट चाहिए तो इसके लिए मुझे कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना है? शिफ्ट प्लस में F11। अगर मैं शिफ्ट प्लस में F11 जैसे F1 का प्रयोग किस लिए होता है? F1 का भाई और जो रिबन है भाई इसको गायब कर दे भाई, यानी कि शुरुआत होने लग रही है। F11 भाई 11 लग की संख्या भाई, टोटल इसके अंदर शायद F12 थी की होया करना, F12 तक हुआ है, ठीक है भाई। इवन का भाई F11 थी, यानी कि दोबारा था एक आ गया भाई, मन नई सीट चाहिए भाई, जो कर एक आ गया तो इसका मतलब एक नई सीट, ठीक है भाई। मन दोबारा था एक और नई सीट चाहिए, तो यानी कि F11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या? MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है? मैक्सिमम जो ये है, जैसे ये जो जूम जो यहाँ पर है ना, जूम का ऑप्शन से पे दिखाई देगा, ताकि दिखाता हूँ मैं। MS जो एक्सेल है, इधर क्या है? इधर एक नीचे है, इधर जूम का ऑप्शन से ये इधर ये है, ये आपको जूम का ऑप्शन दिखाई देगा। अब क्या है? 100% का जूम है, तो मैक्सिमम ये जो जूम है, ये आप मतलब इस फाइल को और भी बढ़ा कर सको हो, तो मैक्सिमम ये जो जूम है ये कितने प्रतिशत तक हो सकता है? ये प्रश्न पूछा गया है।
मैक्सिमम जूम है कितने प्रतिशत, ऐसे 100, थोड़ा और सरका 200, 300, 400, मैक्सिमम ये आपका 400% तक है, आपका 400% तक है आपकी जो फाइल है आपकी जूम हो सकती है भाई, ठीक है। तो कितने प्रतिशत तक आपका जो पेज है वो जूम हो सकता है, 400% तक आपका जो पेज है वो आपका जूम हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला खेत दिए गए फोल्डरों में अप्रेषित मेल को डैश फोल्डर में स्टोर है किया जाता है भाई। अप्रेषित मेल, अप्रेषित का मेल है मतलब जो अभी भेजी नहीं गई, तो मेल आपकी कहां पर सेव होगी, ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगी, अभी करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2010 में डैश फंक्शन की का उपयोग सेल में संपादित यानी कि एडिट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कोई भी सेल है, ये आपकी सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर मान लो आपसे कुछ गलती हो गया, वो आपको एडिट करनी है, एडिट का मतलब उसके अंदर कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की है, अगर आप वो दबा दोगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा। ये प्रश्न पूछेगा, जल्दी बताओगे। तो अगर आपको कुछ भी चेंज करना तो उसके लिए आपको F2 शॉर्टकट की दबानी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर जैसे ही आप लोग F2 शॉर्टकट की दबाओगे, अपने आप इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको जो भी आप एडिट करना चाहते हो वो एडिट अपने आप हो जाएगा भाई, ठीक है, सेल के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सर्विस के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे केबल या फोन लाइन का मतलब समझो, जैसे मान लो कि भाई आपको जैसे एक ब्रॉडबैंड होता है, एक आप लोगों ने नाम सुना ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड जैसे पहले आता थे, अब तो कम हो गए हैं, अभी भी यूज तो होते हैं जियो के आने के बाद, लेकिन जियो के आने के बाद कम हो गए हैं, ठीक है। ब्रॉडबैंड क्या है, पहले जैसे कि अंडर वायर मतलब अंडर अर्थ, धरती का नीचा नीचा वायर दब किया करती इंटरनेट की, और उसी डायरेक्ट लैपटॉप या कंप्यूटर का मैं कनेक्ट कर लिया करता, तो फुल स्पीड में नेट चल जाया करता, ठीक है। वो तो हो गया आपका वायरिंग के द्वारा। अब देखिए वायरलेस, जिसके लिए किसी भी केबल या फोन लाइन या वाई है जो अंडर वायर चल रहा है, तो इसके लिए है, इसको कौन सा बोलना है भाई, जिसके अंदर कोई भी केबल या फोन लाइन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किस प्रकार की मतलब कि कौन सी प्रकार की इंटरनेट सर्विस है, ये प्रश्न पूछा गया। तो देखो भाई, ये सैटेलाइट वाली आपकी इंटरनेट से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सारे ने बेरे तो नॉर्मल सी बात है, आसमान में सैटेलाइट छोड़ रखे भाई, अपना फोन का मैं नेट चलता, मेरी वीडियो देखने लग रहे हो तो भी सैटेलाइट की वजह से नेट चल रहा है, तारा फोन के नो थोड़ी ना मक्के में तार थोड़ी जुड़ रही है, वो उसके माध्यम से नेट चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। अगला देखो, MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं, अभी MS वर्ड है, ये आपका क्या है, ये वो नहीं है, MS एक्सेल नहीं। अगर इसके अंदर आप लोग टैब की दबाते हैं तो कर्सर वो होता है ना, झम करी जाओ है, कर्सर टेबल के या की अगले या अगली पर चला जाता है। जैसे MS वर्ड 2010 आपने खोल रखी है, उसके अंदर अगर आप आपने कोई भी टेबल बना ली, ये ठीक है, ये वर्ड है, ये एक्सेल नहीं है, वर्ड के अंदर आपने कोई भी ऐसे टेबल बना ली, ठीक है। इसके अंदर क्या, अगर आपको के भीतर टैब की दबाते हैं, टैब जैसे एक टैब नाम का बटन भी हो, अपना दिखाऊंगा, एक सेकंड रुको, जैसे एक टैब नाम का बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, कड़ा गया रहा है, ये रहा, ये जैसे ये रहा, ये टैब नाम का बटन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये जो टैब वाला बटन अगर आप टेबल के अंदर दबा देते हो तो उस टैब वाले से कर्सर है कहाँ पर चला जाता है, टेबल के जो अगली है, बट टेबल के जो कर्सर हो टेबल की अगली लाइन के अंदर चला जाता है, अगली रो के अंदर चला जाता है, अगली सेल के अंदर चला जाता है, अगले डाटा के अंदर, तो अगली सेल के अंदर है कर्सर चला जाता है। जैसे इस सेल के अंदर है, यहाँ पर आपका कर्सर मानो झम कर, अगर आपने टैब दबा दिया तो कर्सर सीधा अगली सेल का आ जाए, फिर अगली सेल का आ जाए, इस डालता। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन MS वर्ड 2010 कैन बी यूज्ड टू ड्रा ए स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स। जैसे मान लो भाई कोई भी टेक्स्ट, जैसे यो टेक्स्ट है, यो सारा का सारा टेक्स्ट है, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मुझे क्या है भाई, मुझे यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अक्रॉस ड्रा करना है, जैसे इस डालता है भाई, मुझे एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे ड्रा करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, स्ट्राइक थ्रो की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, स्ट्राइक थ्रो, यानी कि ऐसे 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 इसके अक्रॉस है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, ड्रा हो जाएगी, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। बस स्ट्राइक करना थ्रू, भाई इसके पूरे थ्रू है, स्ट्राइक कर दो। अगला प्रश्न क्या है, डैश शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मूव द प्रीवियस सीट इन MS एक्सेल 2010। MS एक्सेल जो 2010 है एक्सेल है, उसके अंदर आपको मान लो पिछली सीट के ऊपर जाना है, ठीक है, पिछली सीट के ऊपर आपको जाना है, तो उसके लिए कौन सी है, जैसे भाई ये एक सीट होगी, ठीक है, मान लो आपको अब नई सीट लेनी, नई सीट के लिए मैंने कौन सी ट्रिक बताई थी भाई, कौन सी की लगेगी, शिफ्ट प्लस F11, अभी तो बताई थी भाई, शिफ्ट प्लस F11, 11 का मतलब एक तो नई सीट है भाई, मैंने एक और चाहिए, यानी क्या एक और नई सीट मिलेगी। अब मान लो आपको वापस से पुरानी सीट के ऊपर जाना है, तब आपको कौन से बटन को है, कौन से इसको प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस पेज अप मतलब वापस मुझे उस पुराने पेज अप, आपका मतलब उस पहले वाले पेज के ऊपर मुझे वापस से भेज दो। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउजर में वर्तमान पेज के लिए गैर संपादन योग्य है, नॉन
एडिटेबल, नॉन गैर संपादनीय होगा भाई, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। HTML सोर्स कोड प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है भाई। मान लो भाई, अगर मान लो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट के द्वारा है, जैसे क्रोम ब्राउजर के अंदर आप ही ना कुछ भी सर्च करें, क्या कुछ भी चीज़, ठीक है, और आपको मान लो भाई इसके बारे में भाई ये देखना है भाई इसका HTML कोड क्या है। HTML ये लैंग्वेज होती है, इसके अंदर जैसे कोई भी आपका जैसे ब्राउजर पर कोई भी पेज बनने लग रहा है ना वेबसाइट के अंदर, आपको दिखता है डाउनलोड एयर, वो बटन देते, वो सारे HTML के माध्यम से बनते हैं, कोडिंग वाली लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो उसके अगर आपको ये प्रदर्शित करने पर मतलब उसके अंदर क्या कुछ कोडिंग करी गई है, कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना, आपको ये प्रश्न पूछा गया है भाई। कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया गया है जिसके माध्यम से आप लोग उस कोडिंग का पता है लगा सको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+U। Ctrl+ अगर आप यू दबा दे तो आपको पूरी है कोडिंग का बेरा लग जाएगा। यू से क्या बनेगा, यू से बनेगा आपका अंडर यानी कि भाई इस पेज के अंडर क्या है, इस पेज के नीचे क्या है, क्या कोडिंग है, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट MS वर्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। MS वर्ड है ना, MS वर्ड के अंदर एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, ऐसे ऊपर ऑप्शन आता है, रिबन बार है ना जो, उधर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता है भाई। फॉन्ट के अंदर भाई क्या कुछ करना है, क्या कुछ एडिटिंग पैडिटिंग करनी है, तो कौन सा है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर उपलब्ध नहीं है, यह प्रश्न पूछेगा। तो फैंसी नाम का जो ऑप्शन है ना, वो आपके फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर उपलब्ध नहीं है भाई। अगला देखो क्या है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ईमेल एड्रेस। इसके अंदर से कौन सा है एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। ईमेल कभी भी @ से शुरू नहीं होता, @gmail.com होता है। myschool@gmail.com, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जोहन 123 @ नाम से कभी भी नहीं होती। एक तो क्या थी, एक gmail.com और एक yahoo.com और एक और थी, वो कौन सी थी, तीनों हैं, ठीक है, तीनों याद रखने। एक ABC @ दो बार कभी भी यूज नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS वर्ड 2010 टू अप्लाई डबल स्पेसिंग टू द पैराग्राफ। मान लो कोई भी आपने पैराग्राफ टाइप कर दिया, जैसे ABC, तो आपने पैराग्राफ टाइप, अगर आपको यहाँ पर डबल स्पेस देना, जैसे अब तो मान लो आपने जैसे ABC से दूसरे ABC पे गए, आप सिंगल स्पेस देते हो, अगर आपको यहाँ पर डबल स्पेस देना है तो आपको कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछा गया। अगर आपको क्या है, अगर आपको डबल स्पेस देना है तो आपको कौन सी शॉर्टकट की का है प्रयोग करना पड़ेगा, यह प्रश्न पूछेगा, जल्दी बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+2, यानी कि अगर सिंगल स्पेस देना तो 1 हुआ है, डबल स्पेस देना तो 2 का प्रयोग है, Ctrl+2 का प्रयोग हो गया। अगला है आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, अनहाइड ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश टैब इन MS Excel 2010 रिबन बार। मैंने क्या बताया था, हाइड वाला जो टैब है, हाइड, अगर आपको किसी भी चीज को हाइड करना है तो वो भी कहां पर है, MS Excel के रिबन बार के अंदर, कौन से के अंदर है, व्यू टैब के अंदर तो है। मैंने बताया था भाई व्यू कैसा चाहिए आपको, हाइड का मतलब आपको गायब वाला व्यू चाहिए या आपको दिखने वाला व्यू चाहिए, यानी अनहाइड का मतलब दिखने वाला व्यू चाहिए, तो ये अनहाइड वाला भी आ गया और हाइड वाला भी आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। व्यू टैब के अंदर आपके हाइड और अनहाइड ऑप्शन कहां पर प्रेजेंट होते हैं, आपके व्यू टैब के अंदर होते हैं। ये रहा, जैसे ये आपका मैंने सिखाया था व्यू टैब करेगा, ये रहा व्यू टैब, ये रहा आपका व्यू टैब, ठीक है। इसके अंदर हाइड और अनहाइड दोनों ऑप्शन हो। तो भाई ये थी आपकी कंप्यूटर की क्लास, जितने भी टॉप 50% थे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था ना, अभी जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अभी जो एग्जाम हुए थे रिसेंटली, उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न आए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉप 50% छाट के ले आऊँ, जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले इन प्रश्न PDF जो मैंने शुरू में बता दिया। अपना टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षर में ARJT टारगेट नाम था। 90,000 सब्सक्राइबर पाऊंगा, मेरी फोटो लगी पाऊंगी, उसमें ज्वाइन कर ऑनलाइन प्रश्न की PDF भी पाई जाएगी भाई, ठीक है। क्लास कैसी लगी, क्लास खत्म होने बच्चा कमेंट करके जरूर बताइए, प्रश्न समझ में आया कौन है। सारे राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खींचो फटाफट।